हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायकाचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और आपका रात के 8 बजे जो क्लास होता है उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेलीग्राम पे फ्री में आपका टेस्ट होता है, तो उसको भी आप टेस्ट को दे सकते हैं। अभी यूनिट वाइज टेस्ट चल रहा है, यूनिट 13 होने वाला है, तो जैसे ही फिर कंप्लीट 23 यूनिट कवर हो जाएगा तो फिर से टॉपिक वाइज आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मिक्स क्वेश्चन के टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कब तक? जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो, और उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति और विकास। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि ये तो आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन वही हो जाती है बात कि स्पेसिफिक टॉपिक कैसा क्वेश्चन आता है। तो अपने पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई इन तीनों श्रेणियों में किसने विभाजित किया है। तो सत्ता के 3 प्रकारों के बारे में किसके द्वारा बताई गई है? मैक्स वेबर की जी के द्वारा। और उन्होंने सत्ता के 3 प्रकार क्या बताए हैं? पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक वैधानिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता का आधार जो होता है वो चिरकाल की हमारी विश्वास के आधार पर होता है, और करिश्माई सत्ता का आधार व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभा या विशेषता होती है। मैंने आपको नोट्स में भी बताया है, साथ ही साथ क्लास में भी बताया। जैसे करिश्माई सत्ता, बिरसा मुंडा हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो उनके कितने अनुयायी थे। गौतम बुद्ध जी हो गए, तो उनके कितने अनुयायी थे, उनको लोग उनकी बातों को फॉलो करते थे। तो ये सब कैसे थे? ये सब करिश्माई विलक्षण प्रतिभा के थे। जबकि जो वैधानिक सत्ता का आधार होता है वो तार्किकता के आधार पर नियम से बना होता है। वैधानिक मतलब नियम कानून के माध्यम से जो बनता है उसको बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो S.N. आइजनटाउजी के द्वारा दी गई है अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण की अवधारणा। थर्ड क्वेश्चन है कि आर वालिस के अनुसार 3 व्यापक श्रेणियां विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक आंदोलन। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको अलग लगेगा। तो आपका जो लेडी सुपरवाइजर के लिए मेन टारगेट रहेगा ये आपका यूपी पीजीटी का क्वेश्चन, या फिर कोई भी पीजीटी लेवल का जो क्वेश्चन है आप उसको देख सकते हैं। तो आर्डवालिस के अनुसार 3 व्यापक श्रेणियां विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन नव धार्मिक आंदोलन के साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारी तंत्र में किन मूल्यों का ह्रास हो जाता है? जो अधिकारी तंत्र होते हैं उसमें हमारे कौन से मूल्य का ह्रास देखने को मिलता है? तो अधिकारी तंत्र में हमारे परंपरागत मूल्यों का ह्रास हो जाता है। बौद्धिक तर्कना परकता कर्मचारियों को उन मूल्यों से अलग कर देती है। मानव जीवन का जो अर्थ है और लक्ष्य प्रदान करने और नकारात्मक परिणाम भी है जो है इस प्रकार के हो जाते हैं। अधिकारी तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। यह आत्महीन विशेषज्ञों को जन्म देने वाली व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पुनर्शक्तिकरण आंदोलन जो है ये आपका वालिस महोदय से संबंधित है। पुनर्शक्तिकरण, ठीक है, वालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो सामाजिक आंदोलन का इसमें अनिवार्य लक्षण की अगर बात की जाए तो आपको सामूहिक लामबंदी होगी, विचारधारा आपके एक होंगे। सामूहिक लामबंदी का मतलब हो गया कि जो आप किसी भी चीज़ के लिए जो आंदोलन कर रहे थे तो आपके जो ग्रुप के सदस्य सबका उसमें मत होना चाहिए, ठीक है, सबका सोच एक जैसा होगा, सब एक धागे से बंधे हुए होंगे, आपकी विचारधारा सेम होगी, और आप जो आंदोलन कर रहे होंगे वो जरूर कोई परिवर्तन की दिशा की ओर हो रहा होगा। लेकिन जो क्रांति है ये इसका कोई अनिवार्य लक्षण नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति व्युत्पन्न होती है, तो शक्ति किससे उत्पन्न होती है? तो ये प्राधिकार या सत्ता से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि सत्ता की प्रभुता का अर्थ क्या है? तो सत्ता की प्रभुता का अर्थ हो गया कि यह एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना। मान लीजिए कि सत्ता किस आधार पर होगा, तो उसको उस ग्रुप को शासन के लिए जरूर एक शासक को होगा, और उस जो समूह है, ठीक है, वो जरूर एक समूह होना चाहिए। फिर शासितों और जो शासकों के आदेशों को वस्तु का स्वीकृति, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको ऑर्डर दे दिए, आप मेरे बात को मान लीजिए। कोई न्याय संगत बातें होंगी, कोई न्याय संगत नियम कानून होंगे जिसको सभी सदस्य क्या करेंगे? मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो है वो प्रासंगिक है? सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए कौन सी जो अवधारणा है की बात की जा रही है? तो कौन सी हो जाएगी? नेतृत्व एवं शक्ति का संबंध व्यक्ति की संपन्नता से नहीं तथा अभिजन की श्रेणियों में वे व्यक्ति आते हैं जो समाज में मूल्यों के सर्वाधिक निर्माता, संरक्षक तथा नियंत्रक होते हैं। किसी समाज में सर्वोच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति अभिजन कहलाते हैं। ठीक है, अभिजन का अभिजात वर्ग, ठीक है, अभिजन मतलब समाज में उनका जो स्थिति होगा वो सर्वोच्च होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो नेतृत्व जो है ये दुमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि अनुयायी जो है वो नेता के व्यवहार के प्रभावित होते हैं। ठीक है, जितना नेता उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, मान लीजिए कि आप किसी का अनुयायी कब बनिएगा? जब उनके गुणों से आप प्रभावित होंगे। ठीक है, उनके गुणों को आप स्वीकार करेंगे और उसी दिशा में अपने काम को करेंगे, अपने जितने भी आपकी क्रियाएं हैं उसको करेंगे। तो ये कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? द्विमुखी प्रक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है? तो भारत में क्षेत्रवाद को कौन जन्म देता है? तो ये क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, ये इसको जन्म देता है। क्षेत्र विरोध के प्रति अंधनिष्ठ का यह भाव है कि उसकी संस्कृति, भाषा और इतिहास के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से, क्षेत्रवाद का मतलब क्या हुआ कि मेरी संस्कृति, ठीक है, हम पर्सनल ये सोच आ जाती है कि मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मेरा जाति जो है वह श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता का आधार क्या होता है? तो सत्ता जो है ये वैधानिक सत्ता होती है, वैधानिक शक्ति होती है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। सत्ता का संबंध जो होता है ये पद या परिस्थिति से होता है, जबकि शक्ति जो है ये व्यक्ति से होता है। सत्ता सदैव संस्थाकृत होती है, अतः हम कह सकते हैं कि विशिष्ट रूप से ये मूल्यवान समझी जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई अपनी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है? क्या बोला जा रहा है कि भारतीय राजनीति पर किसने पुस्तक लिखी है और किस संदर्भ में? तो भारत में भ्रष्टाचार जो राजनीति के क्षेत्र में जो अपराध बढ़ रहा है उसके संदर्भ में। तो कौन है? तो रजनी कोठारी जी हैं। वो प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानी, राजनीतिक सिद्धांतकार और शिक्षाविद तथा लेखक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया ये 1970 में उन्होंने लिखी थी और भारतीय राजनीति को समझने का तर्कपूर्ण मॉडल पेश किया था। ये जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हो सकता है कि आपका सोशियोलॉजी के क्वेश्चन में भी देखने को मिले, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा जो आर्ट्स का विषय है वो किसी से कनेक्टेड ना हो। आपको सोशियोलॉजी में आपको पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जो संवैधानिक प्रावधान वाला जो टॉपिक कीजिएगा तो उसमें सारा तो आपको पॉलिटिकल मैटर ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो नौकरशाही की आवश्यक विशेषताओं के संदर्भ में बात की जा रही है। तो इसका शक्ति का पदानुक्रम और संचार की वाहिका इसकी आवश्यक विशेषताएं हो जाएंगी। पद सोपान पद्धति या शक्ति का पदानुक्रम, संचार की वाहिका, कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया, भर्ती व पदोन्नति, योग्यता अनुसार जो कार्य होते हैं, आपका निर्णय औचित्य आधार पर, कार्य आधारित निर्धारित वेतन, ये सभी किसके हैं? नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं हैं।
मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर किसकी अवधारणा देते हैं, तो वो नौकरशाही की अवधारणा देते हैं, ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा देते हैं। ठीक है, इसमें वे बताते हैं जो तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके नियम जो होते हैं वे लिखित होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्व का संस्थात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के जो संगठन होते हैं उसको प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है। तो राज्य की आवश्यक विशेषता कौन सा हो जाएगा, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। इसका अपना निश्चित भू क्षेत्र होगा, इसकी सरकार होगी, इसके अंतर्गत संप्रभुता पाया जाएगा, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है यह इसकी आवश्यक विशेषताएं नहीं होगी। सिविल सोसाइटीज राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है। राज्य के लिए आपका भू क्षेत्र, जनता, सरकार और संप्रभुता का होना आवश्यक है। राज्य अपने प्रकार्यों को सरकार द्वारा पूरा करता है। सरकार का अर्थ क्या हो जाए है, राजा तथा जो राधाजक हो गया, संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस, सेना, दंड, कानून, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो आपका राज्य का निर्माण करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। क्या बोला जा रहा है कि किसने अनुभाविक अध्ययन के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब नौकरशाही देखने से आप मैक्स वेबर लगा दीजिएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर ब्लाउ हो जाएगा। वे क्या बोलते हैं कि जो अनुभाविक अध्ययन के बाद वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अनौपचारिक संबंध जो है ये नौकरशाही की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रमुख रूप से औपचारिक संगठनों, सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक संरचना और विनिमय सिद्धांत के प्रति किए गए अपने योगदानों के लिए जाने जाते हैं। पीटर ब्लाउ ने सामाजिक विनिमय का जो विश्लेषण करने के लिए नौकरशाही की गतिविधियों को, कार्यकलापों को सूक्ष्म अवलोकन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपके दो कथन दिए गए, अभिकथन और तर्क है। अभिकथन बोला जा रहा है कि क्षेत्रीय, निर्जातीय और धार्मिक असामंजस्य राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं। इसका कारण क्या है कि राजनीतिक अभिजात वर्ग की रुचि वोट बैंक बनाने के लिए असामंजस्य पैदा करने वाली होती है। तो इसका सही उत्तर का चयन बोला जा रहा है। तो इसका आपका ए और आर दोनों ही सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद, रंगभेद, दूषित शिक्षा प्रणाली, नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार तथा दूषित राजनीति, ये सभी राष्ट्र निर्माण में क्या करते, बाधा पहुंचाते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये सब चीज़ क्या करेगी, बाधा पहुंचाएगी। और राजनीतिक अभिजात वर्ग की जो रुचि है वोट बैंक बनाने के लिए, इसमें असामंजस्य पैदा करने में होती है। ठीक है, असमंजस इसके अंतर्गत पैदा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। तो मौखिक संप्रेषण जो है ये नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही क्या बोला जाता है, अधिकारी तंत्र या जो कर्मचारी तंत्र होता है उसको बोला जाता है। यह संस्थानात्मक प्रकार का संगठन है। संस्थानात्मक मतलब हो गया कि आपको स्तर देखने को मिलेगा कि कोई क्लर्क है तो कोई मैनेजर है, कोई आपका हेड है, जैसे स्कूल में होता है ना, आपका प्रिंसिपल, टीचर, क्लास टीचर, आपके क्लर्क हो गए। तो इसी प्रकार से आपको ऑफिस के अंतर्गत भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें बृहद स्तर पर जो प्रशासकीय कार्यों को युक्ति संगत एवं औपचारिक के आधार पर संपादित किया जाता है। पिरामिडीय पद सोपानीय रूप में व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय किया जाता है। मौखिक संप्रेषण नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आशीष बोस ने अपनी किस अवधारणा के लिए सुप्रसिद्ध थे। आशीष बोस को किसके लिए जाना जाता है, तो आशीष बोस को कौन सी अपनी अवधारणा के लिए जाना जाता है, बीमारू राज्य के लिए। बीमारू किसके लिए जाना जाता है, बीमारू इस राज्य के लिए जाना। बी से आपके हो गया बिहार, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद रू से हो गया राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके लिए जाना था। ये आपका बिहार स्टेट के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है। और आशीष बोस ने इन राज्यों का अध्ययन करके बतलाया है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आधारभूत संरचनाओं का सर्वांगीण विकास जो होता है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसका मानना है कि केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।
केंद्रीकृत नौकरशाही ने, किसने योगदान दिया है? केंद्रीकृत नौकरशाही ने। तो रूथ बेनेडिक्ट हो जाएंगे। इनका मानना था कि जो केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। सामाजिक आंदोलन के संबंध में टी.के. ओमान ने विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है। और साथ ही साथ एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाजशास्त्र को अपने अमूल्य योगदान एवं मौलिक विचारों से भी अभिभूत किया है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को नोट नहीं भी करते हैं तो आप 2-3 बार अगर वीडियो को चलाकर सिर्फ सुन लीजिएगा ना, तो उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क है। तो अभिकथन हो गया कि भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित असमिता में बदल गया है। इसका तर्क क्या है कि दलितों के राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसमें आपका सही चयन करने के लिए बोला गया है। तो ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित असमिता में बदल गया है, क्योंकि दलितों के राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उनके सबका कुछ प्रभाव होता है, जो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुस्पष्टता के साथ दिखाई देता है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुलवादी लोकतंत्र हो जाएगा। बहुलवादी लोकतंत्र ये क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है कि जो विभिन्न समूह हैं उनके बीच कैसे संतुलन बनाए रखा जाए और जो सरकार की नीतियां हैं उनका सबका कुछ प्रभाव हो, सर्वोत्तम सुस्पष्टता है जो वो दिखाई दे, ये सभी चीज़ें बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पर उदार नारीवादियों के दृष्टिकोणों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से किसे अल्थुजर की वैचारिक राजतंत्र के रूप में रखा जा सकता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है: शिक्षा, परिवार, धर्म और राज्य नौकरशाही। तो लुई अल्थुजर की वैचारिक राजतंत्र यानी कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस की अवधारणा के अनुसार शिक्षा, परिवार, धर्म, संचार, व्यापार, संघ, सांस्कृतिक उपकरण आदि सरकार के बाहर की संस्थाएं हैं, लेकिन वस्तुतः यह राज्य के ही मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के आदेश निर्गत करने की क्षमता को सत्ता कहा जाता है। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति के अभिजन में वे लोग आते हैं जो डैश में उच्चाधिकार पदों पर काबिज हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 बोला जा रहा है, यानी कि बड़े व्यापार निगमों, सेना और संघीय सरकार। C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभिजन के वे लोग आते हैं जो बड़े व्यापार निगमों, सेना तथा संघीय सरकार पर उच्चाधिकार पदों पर काबिज है। ऐसे अभिजन सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होकर अपनी एक ऐसी छवि प्रदर्शित करते हैं कि जनसाधारणों की नज़र में वे न केवल धन संपदा, पद प्रतिष्ठा दृष्टि से अपितु चरित्र की दृष्टि से भी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं, किंतु यह उनका मात्र आडंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और बताया कि भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूथ बेनेडिक्ट। आर बेनेडिक्ट नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क क्रिया और भारत में राष्ट्र निर्माण पर योगदान देते हैं। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का उद्गम ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि स्वजन, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्यापक है। ठीक है, ये सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से है। तो इसका आपका ए सत्य है परंतु आर असत्य है। भाई भतीजावाद, पक्षपात संरक्षण, दुर्विनियोग आदि भ्रष्टाचार के उदाहरण है जो भारतीय समाज में अत्यधिक व्यापक है। और ये सब लोकतंत्र और राजनीति जो नौकरशाही है उसमें भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ए सत्य है और आर कथन जो है ये इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रवाद में अंतर नहीं थे। क्षेत्रवाद में क्या अंतर नहीं थे? तो समुदाय और विकास। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से प्रकार का संघ में दफ्तरशाही का पूर्णतः अभाव रहता है?
तो जनजातीय संघ में दफ्तरशाही का पूर्णतः अभाव रहता है क्योंकि वे अक्सर खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है कि इसमें अवधारणाएं और व्याख्या दी गई है। इसमें अवधारणा और व्याख्या है सत्ता यानी शक्ति का वैध रूप, शक्ति यानी निजी स्रोत पर निर्भर, तार्किकता तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार, वैधता सामाजिक रूप से स्वीकार नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो विद्रोह है वो किस कारण से हो रहे हैं, तो ये प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन की समस्त सामाजिक समस्या का मूल जड़ है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह का कारण है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों से आशय भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों से है, जिसमें एक साथ जुड़े 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल के कुछ भाग शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से कुछ तरह से भिन्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है, तो आरक्षण विरोधी आंदोलन जो है ये परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको देखिए हम लोग मिलान करके देखते हैं कि सामाजिक कृत्य की अवधारणा किसकी है, तो पेरेटो। श्रम का विभाजन किनके द्वारा दिया गया है, तो दुर्खिम जी के द्वारा। प्रकार्यवाद मेलिनोवस्की। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसी प्रकार से इसका मिलान देखेंगे, सरकार का प्रकार और अवधारणा देखेंगे। तो राज्य किसको बोला जाता है, सामाजिक संगठन जो समाज में शारीरिक बल के प्रयोग का एकाधिकार रखने का दावा करते हैं उसको राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक राजनीतिक पद्धति जिसमें प्रतिनिधियों की सरकार मतदाताओं के प्रति जवाबदेही सिविल नियम सिविल स्वतंत्रता होती है उसको प्रजातंत्र बोला जाता है। एक राजनीतिक पद्धति जिसमें अंतिम अधिकार एक व्यक्ति में निहित रहता है उसको तानाशाही बोला जाता है, ठीक है। और कुछ चयनित लोगों का राज्य अल्पतंत्र का एक रूप उसको सरकार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच में काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अंतर को इंगित करता है, तो आपका जो कार्यों का ज़्यादा बड़ा विशिष्टीकरण प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच अंतर का कारण होता है, क्योंकि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था अति सरल थी जबकि आधुनिक नौकरशाही में जटिलता के कारण कार्यों का स्पष्ट विभाजन एवं विशिष्टीकरण अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे, तो श्रमिक संघों को हम एक दबाव समूह के रूप में संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है कि राजनीतिक समाजीकरण का पद का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे फिर आपके कथन और तर्क दिए गए हैं। कथन बोला जा रहा है कि वरिष्ठों एवं अधीनस्थों के बीच जो आर्थिक संबंध है उनसे संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष का मुख्य कारण वे अधिकारी तंत्र है जिनका प्रयोग वरिष्ठ अधीनस्थों पर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, आपका गलत है लेकिन आर सही, यानी वरिष्ठता एवं अधीनस्थता का संबंध सत्ता का संबंध है, आर्थिक नहीं। एवं संघर्ष का मुख्य कारण वे अधिकारी जिनका प्रयोग वरिष्ठ अधीनस्थों पर करते हैं, अतः अभिकथन जो ए गलत है और आर सही है, ठीक है। वरिष्ठता मतलब समाज में आपकी जो स्थिति है उच्च का होना, और अधीनस्थता मतलब आप किसी के अंडर में रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आते थे उन सारे को ही हम लोगों ने देख लिया। तो इसको आपको ये क्लास को आप एक बार 2 बार जरूर देख लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक था राज्य, राजनीति और विकास। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को सोशियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के कवर करवाए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।